हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं शक साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर देखिए कि जो भी विदेशी भारत में आक्रमण करने आए और यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके बारे में हम लोगों ने यहां देखिए पढ़ा था। जिसमें से सबसे पहला हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था हिंद यूनानी सबसे पहले भारत आए थे और उन्होंने क्या किया था, यहां पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हिंद यूनानी जैसे ही कमजोर पड़े, इसके बाद जो है शक साम्राज्य भारत आए और जब ये भारत पहुंचे तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया इन्होंने अपना। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि शकों का जो मूल स्थान था वो कहां था। तो शकों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया किसको बोलते हैं? मध्य एशिया बोलते हैं जितना भी आप मुस्लिम कंट्री देख रहे होंगे, चाहे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब ये टाइप का जो कंट्री है ना, इसको बोलते हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। समझ में आया? रूस के नीचे और पाकिस्तान के ऊपर जितने भी कंट्री है उसको बोलते हैं मध्य एशियन कंट्री। यानी जिसमें देखिए ये है अफगानिस्तान, इसके ऊपर में आपको दिख जाएगा तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब इस्तान फिस्तान किस्तान जितने भी है ये सभी कहलाते हैं मध्य एशिया। और शक जो थे यही के मूल निवासी थे। यानी ये लोग जो है मध्य एशिया से होते हुए, ऐसे ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचे थे और भारत में जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बहुत दिन तक जो है इन्होंने यहां पर शासन करने का काम किया। चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये लोग जो थे घुमंतु टाइप के थे, मतलब कभी यहां रहते थे, कभी दूसरे जगह घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। पशुपालक जनजाति थे, यानी कि ये लोग जो है खेती गृहस्थी नहीं करते थे बल्कि पशुओं को चराया करते थे, पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, यानी घुमंतु टाइप का। अभी भी आप देखे होंगे गांव घर में कभी कभार आ जाता है, ठीक है, घुमंतु भोटिया टाइप का, कि बहुत सारे लोग जो है अचानक आकर के टेंट उंट गाड़ के कहीं खाली जमीन में रहने लगते हैं, फिर 10 दिन बाद वो दूसरे जगह चले जाते हैं, पक्षी उक्षी को मार कर खाते हैं, शिकार उकार करके खाते हैं, मांग उंग करके खाते हैं। तो उसी टाइप के ये लोग थे, शक लोग थे। ठीक है, ये घुमंतु थे और पशुपालक जनजाति थे। उनकी जो जीवन शैली थी उसमें घुड़सवारी शामिल थी, शिकार करना शामिल था और ये खाना बदोश चराई प्रमुख थे। मतलब ओवरऑल ये लोग जो थे चरवाहा किस्म के इंसान थे जो सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ बढ़े थे। भारत की ओर आगमन का क्या कारण था? अब देखिए, भारत की ओर इन लोगों को क्यों आना पड़ा? दिखेगा कि शकों को भारत की ओर बढ़ने का मुख्य कारण युएजी जनजाति का दबाव था। देखिए हुआ क्या था, युएजी जनजाति का प्रभुत्व जो है सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा हो गया था और युएजी जनजाति का इन लोगों पर, शक लोगों पर जो है दबाव बहुत ज्यादा हो गया, जिस वजह से जो है इन लोगों ने क्या किया, उसको छोड़ करके, यानी सेंट्रल एशिया छोड़ करके ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत की तरफ ये जो है रुख किया अपना। चलिए वही चीज यहां पर देखिए बता रहे हैं कि युएजियों ने शक जनजाति को, यानी इन लोगों को क्या किया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से निकालकर पश्चिम की ओर धकेल दिया। अब देखिए यहां पर ये लोग निवास कर रहे थे, ठीक है, यहां से धीरे धीरे ये ईरान आए, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं दिया और इसके बाद इन लोगों को पश्चिम की तरफ, यानी भारत की तरफ धकेल दिया गया कि तुम लोग जो है उधर जाकर के घूमो फिरो, उधर जाके जो करना है करो। बात समझ में आया? और इसी वजह से जो है शक लोग जो है भारत पहुंचे। इस दबाव के कारण शक समूह लगातार स्थान बदलते हुए पहले ईरान पहुंचे, फिर ईरान से अफगानिस्तान गए। देखिए ईरान से अफगानिस्तान और फिर उत्तर पश्चिमी भारत पहुंचे। उत्तर पश्चिमी भारत जब भी आए, देखिए उत्तर में कश्मीर और पश्चिम में पाकिस्तान, यानी कि पंजाब से लेकर के पूरा पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम भारत कहलाता था प्राचीन टाइम में। यानी वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में ये लोग जो है आकर के बस गए। अब पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लोग जो है भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में बस गए। भारत पहुंचकर इन्होंने धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया और ये लोग जो है यहाँ पर क्या करने लगे, हुकूमत करने लगे। जिसको किसी ने खदेड़ के भगाया था वो भारत में आके हुकूमत करने लगे। सोचिए हमारा भारत कैसा था, जो भी बाहरी आता था 10 आदमी लेके आता था, यहाँ पर हुकूमत करने लगता था। इस टाइप, मतलब हम लोग कितने ज्यादा टूटे हुए थे, आपस में संगठित नहीं थे, इस वजह से जो भी आया हम लोगों के ऊपर हुकूमत करके चला गया। भारत में शकों की 5 प्रमुख शाखाएं थी। शक जो है वो 5 ग्रुप में बढ़ गए भारत आने पर। मौर्य साम्राज्य के बाद जो है हिंद यूनानियों के कमजोर पड़ने पर, यानी मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, मौर्य साम्राज्य के कुछ दिन बाद
हिंद यूनानी आए। आपको पता है कि हिंद यूनानी जो है अच्छा खासा समय तक इन लोगों ने राज किया। और हिंद यूनानी जब यानी बैक्टीरिया के लोग जब कमजोर पड़ गए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, बैक्टीरिया के लोग जब कमजोर पड़ गए, हिंद यूनानी का शासन कमजोर पड़ गया, तो इन लोगों ने क्या किया, उसी कमजोरी का फायदा उठा करके शकों ने क्या किया, भारत में 5 अलग अलग राज्यों में जो है 5 अलग अलग जगह में ये लोग बस गए। तो इनके 5 शाखाओं को देख लेते हैं। पहली शाखा जो थी वो अफगानिस्तान में रह गई। ठीक है, पहली शाखा देखिए यहां पर दिखा रहा हूं आपको, पहली शाखा जो है अफगानिस्तान में इस क्षेत्र में रह गई। ठीक है, दूसरी शाखा देखिएगा तक्षशिला पंजाब के आसपास रह गई। दूसरी शाखा कहां है, ये पाकिस्तान का जो तक्षशिला वाला एरिया है इस जगह रह गई दूसरी शाखा। तीसरी शाखा ये मथुरा पहुंच गई। ठीक है, तीसरी शाखा मथुरा उत्तर प्रदेश, देखिए यहां पर जो है उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, मथुरा तक। चौथी शाखा पश्चिमी भारत की शाखा। ठीक है, पश्चिमी भारत की शाखा मतलब ये गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में इस जगह पहुंच गई। ठीक है, चौथी शाखा। और 5वीं शाखा देख लेते हैं दक्कन शाखा, यानी कि ये दक्षिण भारत में भी पहुंच गए। बात समझ में आइए, तो देखिए शक जो है मेनली यहां पर बसे हुए थे, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, यानी कि 5 ग्रुप में ये लोग बट गए। पांचों जगह जो है अलग अलग तरह के इन लोगों ने हुकूमत किया। सबसे पहले देख लेते हैं कि अफगानिस्तान वाली शाखा जो है ये क्या थी, ये शाखा अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर फैली थी। यहीं से आगे चलकर शकों ने भारत के विभिन्न भागों में प्रवेश किया। यानी कहा जाता है कि शुरुआत में जब ये लोग भगाए गए सेंट्रल एशिया से, ईरान से होते हुए, पहले ये लोग जो है अफगानिस्तान में बस गए। अफगानिस्तान में कुछ लोगों को मन नहीं लगा या जो भी कारण रहा होगा, ये लोग धीरे धीरे तक्षशिला की ओर शिफ्ट हुए और यहां पर तक्षशिला में भी ये लोग बस गए। और फिर धीरे धीरे ये लोग मथुरा और ये गुजरात साइड में शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे फिर ये लोग दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। इस तरह से इन लोगों का 5 शाखा बन गया। पहली शाखा यानी अफगानिस्तान में जो थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। दूसरी शाखा देख लेते हैं तक्षशिला, इसकी राजधानी जो थी ये तक्षशिला थी। शकों का प्रारंभ पंजाब से पश्चिमोत्तर तक फैला था। सिंपल बात है कि ये पंजाब वाले एरिया में, यानी कि अभी वर्तमान पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में, भारत का पंजाब बोलिए या पाकिस्तान का छोटा मोटा हिस्सा बोलिए, उस क्षेत्र में ये लोग फैले हुए थे। तीसरा देख लेते हैं मथुरा शाखा। मथुरा क्षेत्र में शकों का शासन, उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शक शासन भारतीय संस्कृति के और अधिक संपर्क में आया। यानी कहा जाता है कि ये लोग जो है मथुरा में इतने ज्यादा घुल मिल गए, मथुरा में जब इन्होंने हुकूमत स्टार्ट किया ये लोग इतने ज्यादा घुल मिल गए कि ये लोग भारत के मेन राजाओं में इनकी गिनती होने लगी। भारत के बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने पटकनी देना स्टार्ट कर दी। ठीक है, हर एक को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आया। इन लोगों का ताकत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये लोग जो है, इन लोगों ने कण्व को भी एकदम पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। इन लोगों ने जो है शुंग वंश को भी तोड़ फोड़ के रख दिया। इतने ज्यादा ताकतवर थे। बात समझ में आया। तो ये मथुरा वाले जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। चलिए अब देख लेते हैं पश्चिम भारत की, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया है उस पे थे, उस पे जो शक थे वो कैसे थे। यह शाखा सबसे अधिक समय तक टिकी रही और सबसे अधिक शक्ति रखती थी। कहा जाता है कि मथुरा वाले इतना ज्यादा पावरफुल होते, इससे भी ज्यादा पावरफुल जो थे ये गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया में जो शक थे ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे। मतलब इनका प्रभुत्व सबसे ज्यादा दिन तक रहा। इनको कोई खदेड़ नहीं सका इनको। बात समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं पश्चिमी क्षत्रप भी बोला जाता था। इन लोगों को क्या बोला जाता था, शकों को पश्चिमी क्षत्रप भी बोला जाता था। यही शाखा भारतीय इतिहास में शक शक्ति की मुख्य पहचान बनी। कहा जाता है कि जो शकों का मेन पहचान दिलाने का काम किया वो किसने किया, यही महाराष्ट्र गुजरात वाली जो शाखा थी यही मेन शक्ति के रूप में, मेन शकों के रूप में उभर कर सामने आया। अब आते हैं 5वां दक्कन शाखा। यह भी शकों ने स्थानीय शासन स्थापित किया, लेकिन यह शाखा उतनी मजबूत नहीं थी। बात समझ में आया, ज्यादा स्ट्रांग नहीं था दक्षिण भारत का। अब देख लेते हैं कि भारत में प्रथम शक राजा कौन थे, यानी शकों का भारत में पहली बार राजा जो थे, पहले राजा कौन थे, जिनका नाम था मोआ। मोआ को कहा जाता है कि भारत में शकों का ये क्या था, पहला राजा था, जिनका नाम क्या था, मोआ। इसने सिंध और उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। यानी कि देखिए मोआ का क्षेत्र जो है लगभग किधर था, मोआ का क्षेत्र इस एरिया में था, वही पाकिस्तान वाले एरिया में था। अब हम लोग देख लेते हैं विक्रमादित्य द्वारा जो है शकों को हराया गया, उसके बारे में देखते हैं कि शकों के जो राजा थे उज्जैन में क्या किया गया, विक्रमादित्य ने उनको खदेड़ दिया। इतनी बुरी तरह से शकों को हराया विक्रमादित्य ने कि शकों को तोड़ मड़ोड़ के रख दिया था विक्रमादित्य ने। ठीक है, बात समझ में आया। राजा विक्रमादित्य ने शकों को क्या किया, 58 ईसा पूर्व में तोड़ मड़ोड़ के रख
दिया था, पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया था। ठीक है, और इसी हार के बाद विक्रमादित्य ने क्या किया, विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रमादित्य ने जैसे ही, यानी ये जो यहां पर जो विजयी हुए, इन्होंने शकों को जो हराया, इसी खुशी में इन्होंने क्या किया, विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। कब से, 58 ईसा पूर्व से। यानी कि अगर विक्रम संवत की बात करें तो अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, इसमें 58 साल जोड़ दो तो विक्रम संवत आ जाएगा। विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2084 ईस्वी चल रहा है, बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये विक्रम संवत की शुरुआत हुआ क्योंकि विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने क्या किया था, शकों को हराया था। कहां पर, उज्जैन में। कब, 58 ईसा पूर्व में। और उसी के हराने के बाद जो है इन राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये एक लोकल राजा थे, कोई बड़े राजा नहीं थे, एक छोटे मोटे लोकल राजा थे जिन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके जो है किसको हराया था, शकों को हराया था, और यहां से विक्रम संवत की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि पूरे इतिहास में टोटल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये जो विक्रमादित्य है जिन्होंने शकों को हराया, ये कोई लोकल नेता थे। ठीक है, कोई बड़े राजा नहीं थे, एक छोटे मोटे उज्जैन के एक छोटे मोटे राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था। अब आगे इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त वंश के एक महान राजा जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब आते हैं शकों के जो सबसे महान राजा थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रुद्रदामन प्रथम। क्या था, रुद्रदामन प्रथम। ये कब की बात है, 130 से 150 ईस्वी की बात है। 130 से 150 ईस्वी की बात है, बात समझ में आया। रुद्रदामन प्रथम को शकों का सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रतिभाशाली शासक माना जाता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग शासक किसको माना जाता है, शकों का सबसे मजबूत राजा कौन था, वो थे रुद्रदामन प्रथम, जिनका राजपाट जो है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला। अब देख लेते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो इनकी उपलब्धि हम लोग देखते हैं, मेनली 3 चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब समझिए कि फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया था, बात समझ में आया। देखिए सुदर्शन झील जो है ये काठियावाड़ जिले में है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है सुदर्शन झील, जिसको किसने बनवाया था, मौर्य काल में किसी राजा ने बनवाया होगा। मौर्य काल में किसी राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया होगा, और उसके बाद ये जो है सुदर्शन झील थोड़ा थका डैमेज हो गया होगा, जिसके बाद रुद्रदामन ने क्या करवाया था, इनका पुनर्निर्माण करवाया था। और यह झील कृषि और सिंचाई का मुख्य स्रोत था उस टाइम पे, बात समझ में आया। दूसरा देखिएगा, संस्कृत का ये बहुत बड़े संरक्षक थे, यानी कि संस्कृत को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। बताए थे ना, शक आए तो बाहर से थे, लेकिन यहां आकर के इतने ज्यादा घुल मिल गए कि ये लोग जो है अपने आप को गॉड के समकक्ष मानने लगे थे, और इन लोगों का पहुंच भी बहुत ज्यादा हो गया था। कह सकते हैं कि संस्कृत में एक्सपर्ट, पूरी तरह से समाज में घुल चुके थे ये लोग। अब आते हैं, रुद्रदामन ने भारत के इतिहास में पहला शुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किया, यानी कहा जाता है कि भारत का पहला शुद्ध संस्कृत में अभिलेख किसने जारी करवाया था, तो ये जारी करवाया था किसने, रुद्रदामन प्रथम ने। कहां पर स्थित है ये गिरनार अभिलेख। तो याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख क्या है, पहला शुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। कौन सा, गिरनार अभिलेख। कहां पर है, जूनागढ़ गुजरात में। किसने लिखवाया, रुद्रदामन प्रथम ने। इससे पहले सभी अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे होते थे, यानी कि गिरनार अभिलेख से पहले जितने भी अभिलेख थे वे प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, जबकि रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था, पूरे गिरनार अभिलेख को संस्कृत में लिखवाया था। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इनकी सैन्य शक्ति के बारे में। इसने क्या किया था, रुद्रदामन प्रथम ने कई राजवंशों को हराया था, कई राजवंशों को पराजित किया था, जिसमें से सातवाहन भी एक प्रमुख शक्ति थी। सातवाहन को भी इन्होंने क्या किया था, सातवाहन राजवंश को भी बहुत कड़ी टक्कर दिया था, लेकिन हरा नहीं पाए थे पूरी तरह से, लेकिन उनको एक कांटे की टक्कर देने का काम किया। ठीक है, वही कहा जाता है कि हालांकि वह गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि सातवाहन वंश के जो मजबूत राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसको पूरी तरह से हरा नहीं सके, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी वह शक साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सेनापति माना गया है। पूरी तरह से हरा नहीं सके, लेकिन पूरी तरह से जो है इन्होंने सामना किया था, किसका, सातवाहन वंश का, उसको पूरी तरह से जो है इन्हें टक्कर दिया था। इसलिए कहा जाता है रुद्रदामन प्रथम
एवं शकों में सबसे महान थे। ठीक है, शक राजा की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं कि शक राजा जो है मेनली दो तरह की उपलब्धियां धारण करते थे। पहला क्षत्रप, दूसरा महाक्षत्रप। क्षत्रप बोलते थे कोई भी प्रांत का, कोई भी राज्य का गवर्नर या वायसराय जो होता था उसको बोलते थे क्षत्रप। यानी कि ऐसा समझिए ये एक देश है, शकों का एक देश है, उस देश में मान के चलिए 5-6 राज्य है, हर एक राज्य का जो गवर्नर होता था उसको क्षत्रप बोला जाता था, और जो राजा है पूरे देश का जो राजा है उसको महाक्षत्रप बोला जाता था। यानी जिसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की वो कहलाता था स्वतंत्र शासक, यानी कि वो एक परफेक्ट पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता था। बाद के अधिकांश शक राजा ने इस उपाधि का प्रयोग किया, और ये उपाधि कहां से आई थी? यूनान प्रशासन से प्रभावित थी। तो दोस्तों यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।